नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा जो अगला है विषय वो है संस्कृत की प्रकृति या विशेषताएं। अभी आपको हमने पीछे बताया गया था कि संस्कृति क्या है और कैसे सीखी जाती है। अब हम लेते हैं संस्कृत की विशेषताएं। तो संस्कृत की विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख हम कर चुके हैं और यहाँ उसे और अधिक स्पष्ट समझने के लिए हम उसकी प्रकृति या विशेषताओं का विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 पर, संस्कृति मानव निर्मित है। देखो, संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताएं हैं जैसे विकास, विकसित मस्तिष्क, केंद्र की जा सकने वाली आँखें, हाथ और उसमें अंगूठे की स्थिति, गर्दन का रचना आदि, जो उसे अन्य प्राणियों से भिन्न पाई जाती है। इसी कारण वह संस्कृति को निर्मित एवं विकसित कर सका है। अन्य प्राणियों में मानव के समान शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के अभाव के कारण ही संस्कृति का निर्माण नहीं हो सका है। विकसित मस्तिष्क के कारण ही मानव नए नए आविष्कार करता है और उन्हें मानव जाति के अनुभव में सजोता है। संस्कृति का धनी होने के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है और वह अति प्राणी कहलाने का अधिकारी है। नंबर 2 पे है, संस्कृति सीखी जाती है। देखो, संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता द्वारा उसी प्रकार से वंशानुक्रम में प्राप्त नहीं होती, किंतु जिस प्रकार से शरीर रचना प्राप्त होती है, संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। एक मनुष्य अपने जन्म के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता है, परंतु जिस समाज में पैदा होता है उसकी संस्कृति को धीरे धीरे वो समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। सीखने की क्षमता मानव में ही नहीं वरन पशु में भी होती है। पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति नहीं बन पाता। पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार अब मानव की तरह सामूहिक व्यवहार का अंश नहीं है, किंतु पशु का व्यक्तिगत व्यवहार है। अतः वह व्यवहार केवल उस पशु विशेष तक ही सीमित रहता है। सभी प्रकार के सीखे हुए व्यवहार संस्कृति के अंग नहीं है। मनुष्य कई व्यक्तिगत व्यवहार भी सीखता है, जो व्यवहार संपूर्ण एवं अधिकार समूह, समुदाय या समाज के होते हैं। नंबर 2-3 पे है, संस्कृत हस्तांतरित की जाती है। तो वो संस्कृति सीखी जा सकती है, इसलिए ही नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है। इस प्रकार आप एक समूह से दूसरे समूह को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ व्यक्ति घोषित करने में उनकी भाषा का भी महत्वपूर्ण हाथ है। भाषा के कारण ही वह अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। वह अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को नई पीढ़ी को भाषा, लेखन एवं संकेतों के माध्यम से ही हस्तांतरित करता है। नई पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान का भंडार प्राप्त होता है, जिसमें वे स्वयं अनुभव भी जोड़ने जाते हैं। इस प्रकार से मानव ज्ञान एवं संस्कृति का भंडार दिनों दिन बढ़ता जाता है। अगला है बिंदु, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। देखो, एक समाज की भौतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों दूसरे समाज से भिन्न होती है। अन्य प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक आविष्कार करता है। आविष्कारों का योग संस्कृति को एक नया रूप प्रदान करता है। प्रत्येक समाज की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, जो संस्कृति भिन्नताओं को जन्म देती हैं। एक समाज की संस्कृति में घटित होने के वाले परिवर्तन दूसरी संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तनों से भिन्न होती है। अगला है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। देखो, संस्कृति किसी भी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होकर संपूर्ण समाज की देन होती है। उसका जन्म और विकास समाज के कारण ही हुआ है। समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कोई भी संस्कृति 5 या 10 या 100, 200 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। समाज या समूह के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृति सामूहिक आदतों एवं व्यवहारों एवं अनुभवों की भी उपज होती है। संस्कृति के अंश जैसे प्रथाएं, जनरीतियाँ, भाषा, परंपरा, धर्म, विज्ञान, कला, दर्शन आदि भी किसी भी एक व्यक्ति की विशेषताओं को प्रकट नहीं करते। अगला बिंदु है,
संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। देखो, संस्कृति एक समूह के लोग अपनी संस्कृति के आदर्श मानते हैं और वो उनके अनुसार अपने व्यवहारों एवं विचारों को ढालते हैं। जब दो संस्कृतियों की तुलना में की जाती है तो एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृतियों को आदर्श बताने का प्रयास करता है, उनकी इच्छाओं अच्छाइयों का उल्लेख करता है। हिंदू संस्कृति की तुलना में मुस्लिम संस्कृति से करने के दौरान एक हिंदू अपनी संस्कृति को ही श्रेष्ठ मानता है, जबकि मुस्लिम अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है। अगला बिंदु है संस्कृति मानव आवश्यकता की पूर्ति करती है। देखो, संस्कृति की यह विशेषता है कि वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की अनेक सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकता होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है और संस्कृति के प्रकारों पर अधिक बल दिया है कि संस्कृति का कोई भी तत्व बेकार नहीं होता है, वरन वह मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। किसी भी संस्कृति तत्व का अस्तित्व में भी तभी तक बना रहता है जब तक वह मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। अगला बिंदु है संस्कृति में अनुकूल की क्षमता होती है। संस्कृति में समय, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। परिवर्तनशीलता संस्कृति का गुण है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को बदलती रहती है। पहाड़ी भागों में, मैदानी, रेगिस्तानी, बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों की संस्कृतियों में पर्याप्त अंतर पाए जाते हैं। संस्कृति में अपने आप को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही ढाला जाता है। शीत प्रदेशों में रहने वाले लोगों के मकान व वस्त्रों की बनावट उष्ण प्रदेशों से रहने वालों से भिन्न होती है। संस्कृति में परिवर्तनशीलता एवं अनुकूलन का गुण देखा जा सकता है। भारत में वर्तमान समय की संस्कृति वैदिक युग की संस्कृति से काफ़ी भिन्न है, क्योंकि समय के साथ साथ इसने अपने आप को बदला है। संस्कृति परिवर्तन की गति के धीमा होने के कारण कोई भी संस्कृति पूरी तरह से समय के साथ नहीं बदलती है। संस्कृति के विभिन्न अंगों में भी परिवर्तन की गति धीमी या तेज हो सकती है। ऑकबर्न ने संस्कृति विडंबना का सिद्धांत किया है कि भौतिक संस्कृति तीव्र बदलती है जबकि अभौतिक संस्कृति धीरे धीरे बदलती है। संस्कृति के इन दोनों पक्षों को एक खाई पैदा हो जाती है, इसे भी संस्कृति विडंबना कहते हैं। अगला बिंदु है संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। देखो, संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर बना होता है। सांस्कृतिक इकाइयाँ, जिन्हें हम संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल कहते हैं, परस्पर एक दूसरे से अलग नहीं है, वरन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये सभी इकाइयाँ संगठित रूप से मिलकर इस संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखती है। समनर का मत है कि संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में एक रूपता की ओर खिंचाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी इकाइयाँ संगठित होकर एक सामूहिकता या समग्रता का निर्माण करती है। लघु समाजों में संस्कृति के विभिन्न पक्षों में एकता स्पष्ट देखी जा सकती है। अगला है संस्कृति मानव व्यक्ति के निर्माण में मौलिक होती है। मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण से ही होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखने में उससे आत्मसम्मान करता है एवं एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से भिन्न होता है। इसका कारण यह है कि संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, प्रथाओं एवं व्यवहारों की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व जापानी संस्कृति में पले हुए व्यक्ति से भिन्न होती है। अंतिम बिंदु है संस्कृति अधिव्यक्तित्व एवं अधिसाम्य। क्रोबर्ग ने संस्कृति की इन विशेषताओं का उल्लेख किया है कि अधिव्यक्तित्व का अर्थ है कि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जा सकता और वह संस्कृति के एक भाग का ही उपयोग कर पाता है, संपूर्ण का नहीं। संस्कृति का निर्माण संपूर्ण समूह द्वारा ही होता है। कभी कभी समाज में कुछ महान सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक
एवं नेता आदि पैदा होते हैं। वे समाज और संस्कृति के पुरातत्व मूल्यों, विचारों, प्रथाओं, धर्म आदि के अनेक परिवर्तन लाते हैं और उनके स्थान पर नवीन मूल्यों का, विचारों या प्रथाओं एवं धर्म की स्थापना करते हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि संपूर्ण संस्कृति वे बाधक एवं निर्माता हैं। दूसरा है अति साम्यवी प्रकृति। तो इसका क्रोवर ने सन 1917 में इस अवधारणा का उल्लेख किया है। अति साम्यवी के अर्थ को स्पष्ट समझने के लिए इसमें संबंधित कुछ अन्य शब्दों का भी समझाना होगा। ये असाम्यवी एवं साम्यवी। असाम्यवी हम उन वस्तुओं को कहते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है। इनमें हम भौतिक एवं निर्जीव वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें हम साम्यवी कहा जाता है। मानव और अन्य सभी प्राणी साम्यवी एवं मानव ने अपनी मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं का उपयोग का एवं संस्कृति का निर्माण किया है जो साम्यव से ऊपर है, साम्यव से अधिक है। इसे ही अति साम्यवी कहते हैं। संस्कृति मनुष्य को वंशानुक्रमण द्वारा प्राप्त नहीं होती है। हमें कई शारीरिक लक्षण जैसे हाथ पांव की बनावट, आँख नाक की रचना, बालों का, त्वचा का रंग आदि वंशानुक्रमण के में माता पिता से प्राप्त होते हैं, किंतु संस्कृति को तो सीख कर ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि वंशानुगत क्रम द्वारा। इसे स्पष्ट करने के लिए क्रोवर चींटियों का उदाहरण देते हुए चींटियों को कई अंडों से भी यदि हम कुछ अंडे लेकर उनको पृथक से उचित प्रकार की गर्मी या नमी में रखें तो उनसे पैदा होने वाले चींटियों में वे सारी विशेषताएं होंगी जो चींटी के समाज में पाई जाती हैं।